Hello friends, welcome to my YouTube channel Chem Catalysis. Today we will discuss our next topic, that is potentiometric titrations. ओके, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है कि पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में हमारे पास हम क्या मेजर करते हैं, पोटेंशियल. ओके, जैसे हम रिएक्शन कर रहे हैं, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लगाया हुआ है, हमारे पास यहाँ पे कोई भी रिएक्शन हो रही है. ओके, सो जो भी रिएक्शन होगी ना उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, हमारे पास ईएमएफ जनरेट होगा. ओके, हम क्या करते हैं, वो ईएमएफ को मेजर करते हैं. ओके, उस ईएमएफ को मेजर करके हम क्या करते हैं कि ग्राफ प्लॉट करते हैं ईएमएफ वर्सेस हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से कोई भी टाइट्रेंट को ऐड करते जा रहे हैं. ओके, अगर हम टाइट्रेंट को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी. अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी तो जो हमारा ईएमएफ है वो तो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट ही है. ओके, जो हमारे पास ई नोट होता है वो कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है. ये मैं पहले बता चुकी आपको वीडियो में. जो हमारा ई सेल होता है, ओके, ईएमएफ ई सेल, वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट. सो हमारा ईएमएफ भी चेंज होगा. तो हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, जैसे जैसे हम वॉल्यूम ऐड करेंगे वैसे वैसे ईएमएफ चेंज होगा, तो हम वो ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. ओके, सो इसमें होता क्या है, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम दो इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं. ओके, दो इलेक्ट्रोड्स कौन कौन सी यूज़ करते हैं, एक इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं इंडिकेटर इलेक्ट्रोड एंड सेकेंड इलेक्ट्रोड इज़ नॉन एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड. ओके, रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारे पास वो होनी चाहिए जिसका हमें स्टैंडर्ड पोटेंशियल पता हो. ओके, रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम हमेशा वही सिलेक्ट करते हैं जिसका हमें स्टैंडर्ड पोटेंशियल पता हो. ओके, फॉर एग्जांपल हम यूज़ कर सकते हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ओके, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी यूज़ कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, कैलोमल इलेक्ट्रोड भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड हम जो भी सोल्यूशन ले रहे हैं ना उसके विद रिस्पेक्ट टू हम इलेक्ट्रोड सेलेक्ट कर लेंगे. ओके, जो भी हम यहाँ पे सोल्यूशन लेंगे, अगर सपोज हमारे पास क्या है, एसिड बेस की टाइट्रेशन है. ओके, एसिड है मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, एच पॉजिटिव आयंस होंगे. तो हम ये जो हमारे पास ये इलेक्ट्रोड होगी वो कोई भी इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं, ग्लास इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, ईएमएफ वर्सेज वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडिड, जब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा आता है. ग्राफ आता है हमारे पास कि जब जैसे जैसे हम वॉल्यूम ऐड करेंगे ईएमएफ इंक्रीज़ होती है. ईएमएफ क्यों इंक्रीज़ होगी वो मैं अभी बता रही हूँ आपको, कि जैसे जैसे हम वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट ऐड करेंगे हमारे पास क्या होगा, जो ईएमएफ है वो इंक्रीज़ होगी. ओके, अगर हम ई वर्सेस वी का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास ऐसा आता है. ओके, ये पेपर में पहले आ चुका है, सो प्लीज़ ध्यान से करो सारे ग्राफ. अगर हम ई वर्सेस वी का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास आता है ये ग्राफ. जो एंड पॉइंट होगा, एंड पॉइंट कौन सा होगा, ये जो हमारे पास पीक आएगी ना, ये जो हमारे पास आ रही है, ग्राफ आ रहा है, इसका जो मिड पॉइंट होगा, जहाँ पे जो हमारी स्लोप है वो बिल्कुल स्टीप होगी, वो क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा. ओके, बट इस ग्राफ को देख के हम मतलब अच्छे से मिड पॉइंट पता नहीं कर सकते. ओके, अच्छे से मिड पॉइंट जो एंड पॉइंट है वो डिटर्मिन नहीं हो सकता. सो हम क्या करते हैं कि जो हम कर्ल ई अपॉन कर्ल वी का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. ओके, हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम. हम मीन्स चेंज देखते हैं, स्लोप के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, स्लोप वर्सेस वॉल्यूम. ओके, डेल ई अपॉन डेल वी, इसका हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वर्सेस वॉल्यूम. अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा आता है. ओके, सो जो भी हमारा जो मैक्सिमा होगा वो क्या होगा, एंड पॉइंट. ओके, इस ग्राफ में कर्ल ई अपॉन कर्ल वी वर्सेस वी के ग्राफ में जो भी हमारे पास मैक्सिमा होगा वो क्या होगा, एंड पॉइंट. ओके, कई बार इस टाइप के ग्राफ में भी क्या होता है, ब्रॉडनेस आ जाती है. काफ़ी ब्रॉडनेस होने के कारण जो हमारा एंड पॉइंट है वो अच्छे से हम मेजर नहीं कर पाते, अच्छे से डिटर्मिन नहीं कर पाते एंड पॉइंट. ओके, सो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, हम डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल वी स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करते हैं वर्सेस वी. ओके, मीन्स हम सेकंड डेरिवेटिव का ग्राफ प्लॉट करते हैं. सेकंड डेरिवेटिव का ग्राफ कुछ ऐसा आता है, क्योंकि अगर आप देखो ये जो एंड पॉइंट है ये मैक्सिमा है. ओके, अगर हम मैक्सिमम पॉइंट पे डेरिवेटिव करते हैं वो हमेशा ज़ीरो आता है. ओके, ये आपको मतलब मैथ्स में भी आपने किया ही होगा, या फिर जिनके पास मैथ्स नहीं भी था वो भी देख लो कि अगर हमारे पास क्या है, मैक्सिमा है, अगर हम मैक्सिमा या मिनिमा पे कोई भी डेरिवेटिव करते हैं तो उसका डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो आता है. ओके, बिकॉज ये क्या है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट पॉइंट है, ये यहाँ पे कुछ भी हमारे पास चेंज नहीं हो रहा है, ये एक फिक्स वैल्यू है. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जो कर्ल ई अगर हम डबल डेरिवेटिव करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. मीन्स यहाँ पे हमारे पास ये कर्ल स्क्वायर ई अपॉन कर्ल वी स्क्वायर ज़ीरो आ जाएगी. सो जो एंड पॉइंट है इस ग्राफ में, जो एंड पॉइंट है वो कहाँ पे होता है, जहाँ पे हमारे पास जो कर्ल स्क्वायर ई अपॉन कर्ल वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाए, ज़ीरो. ओके, सो एंड पॉइंट हमेशा याद रखना कहाँ पे होता है, इस ग्राफ में एंड पॉइंट कौन सा होगा, एक्स एक्सिस पे. ओके,
और हम ग्राफ किस में प्लॉट कर सकते हैं, ये आया नहीं हुआ अभी तक बट आ सकते हैं। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें 1/v कर्ल स्क्वायर e अपॉन कर्ल v स्क्वायर वर्सेस v में, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये कुछ ऐसा आता है, हमारे पास 2 लाइंस आती हैं। ओके, हमें 2 लाइंस मिलती हैं। अगर हम इन 2 लाइंस को एक्स्ट्रा प्लॉट करें, जहाँ पे भी ये कट करेंगी वो क्या होगा, एंड पॉइंट। ओके, इस ग्राफ को ध्यान से देख लेना, ये आया नहीं हुआ बट आ सकता है। अगर हम 1/v कर्ल स्क्वायर e अपॉन कर्ल v स्क्वायर वर्सेस v में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो 2 लाइंस आती हैं हमारे पास ऐसी। ओके, अगर हम इनको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट होंगी वो क्या होगा, हमारा एंड पॉइंट। ओके, सो ये हमारे पास 4 तरह के ग्राफ आते हैं पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में। ये चारों ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आपको आया भी हुआ है, पहले ग्राफ पेपर में आए हुए हैं कि इस ग्राफ में एंड पॉइंट क्या होता है, इस ग्राफ में एंड पॉइंट क्या होता है। ओके, सो ये ध्यान से देख लो। अब देखो, अगर हम देखें हमारे पास सेल क्या बन रहा है, सेल कौन सा बन रहा है। अगर हम इसका सेल देखें, जो मैंने डायग्राम बनाई हुई है, इसमें अगर हम सेल देखें तो सेल कौन सा बन रहा है, यस कौन सा सेल बन रहा है हमारे पास। एनोड पे क्या है, एनोड पे हमने क्या लिया हुआ है, H2। पहले कोई भी इलेक्ट्रोड ले लो, सपोज हमने प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड ली हुई है, H2 गैस है और हमारे पास आयंस क्या हैं, H पॉजिटिव। फिर सॉल्ट ब्रिज आ गया। कैथोड पे हमने क्या यूज़ किया है, कैलोमल इलेक्ट्रोड। यस, कैलोमल इलेक्ट्रोड कौन सी होती है, कैलोमल इलेक्ट्रोड में हम जो आयन यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम KCl का। ओके, KCl का हम आयन यूज़ करते हैं। जो हम सॉल्ट लेते हैं, सॉल्ट क्या लेते हैं, Hg2Cl2। ओके, ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि कैलोमल इलेक्ट्रोड की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। ओके, कैलोमल इलेक्ट्रोड को हम कैसे लिखते हैं, KCl Hg2Cl2 एंड Hg। ये कौन सा हाफ सेल हो गया, मेटल मेटलाइन सॉल्ट हाफ सेल। ओके, मेटल सोल्ट अनाइन हाफ सेल, सॉरी मेटल सोल्ट अनाइन हाफ सेल। ये मैं पहले वीडियो में करवा चुकी हूँ, प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले टाइप्स ऑफ हाफ सेल की वीडियो देख लो। ओके, सो इसमें देखो मेटल सोल्ट अनाइन हाफ सेल है। ओके, सो अगर हमें ई सेल पता करना है कि जो हमारी यहाँ पे EMF आ रही है वो कितनी आ रही है, ई सेल कैलकुलेट करना है। ओके, सो हम ई सेल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, EMF किसके इक्वल आएगा हमारे पास, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ओके, ई कैथोड पे क्या है हमारे पास, कैलोमल इलेक्ट्रोड है। ओके, कैलोमल इलेक्ट्रोड का अगर हम निकालते हैं, अगर आप निकालोगे ना इसका, तो इसका क्या होगा, ई नोट कैलोमल, जो भी हमारे पास कैलोमल का ई नोट होता है माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, एन 1। अगर हम इसकी रिएक्शन लिखें, इसकी कैथोड की रिएक्शन लिखें, तो कैथोड की रिएक्शन क्या होगी हमारे पास, जो सॉल्ट है वो किस में चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके Cl नेगेटिव में, Cl नेगेटिव प्लस मेटल। ओके, यही होता है ना कैथोड पे, सॉल्ट की रिडक्शन मेटल की फॉर्मेशन। ओके, सॉल्ट की रिडक्शन मेटल की फॉर्मेशन। अगर हम यहाँ पे लगाएं तो यहाँ पे अगर लगाते हैं तो आ जाता है log ऑफ Cl नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन। ओके, हमने ये जो लिया हुआ है ना, ये जो आपने सोल्यूशन लिया हुआ है कैलोमल इलेक्ट्रोड पे, हम यूज़ करते हैं यहाँ पे सैचुरेटेड सोल्यूशन। ओके, जो हम KCl का सोल्यूशन ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। सो सैचुरेटेड सोल्यूशन ले रहे हैं तो जो हमारे पास Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन होगी ना, वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल। ये चेंज नहीं होगी Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो हम इसे कांस्टेंट ले लेते हैं 1। सो हमारे पास ये टर्म तो 0 ही बन जाएगी, log 1 0 होता है। सो अगर हम देखें तो हमारे पास जो ई कैथोड है, ई कैथोड किसके इक्वल आ गया, ई नोट कैलोमल। ओके, अगर हम ई एनोड निकालें, एनोड पे क्या हो रहा है हमारे पास, एनोड पे क्या हो रहा है, H2 है वो H पॉजिटिव में चेंज हो रही है। ओके, सो अगर हम ई एनोड निकालें, ई एनोड किसके इक्वल आएगा, ई ऑफ H2 से H पॉजिटिव, ये तो 0 ही होता है, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो तो 0 ही होता है, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, 1 log ऑफ H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो ये हमारे पास आ जाता है माइनस 0.0591 log ऑफ H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो अब देखो हमारे पास ये आ गया ई एनोड, ये आ गया ई कैथोड। अगर हम वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास जो EMF है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ई कैलोमल प्लस 0.0591 log ऑफ H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा ई इज इक्वल टू ई कैलोमल प्लस 0.0591 log ऑफ H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा अगर आप देखोगे। ओके, सो ई अगर हम देखें, ई किसके इक्वल आ गया,
ई कैलोमल प्लस 0.0591 pH, ओके 0.0591 pH, ये आ गया हमारे पास। ये क्या आ गया? EMF, सेल का EMF। सो देखो अगर हम NaOH ऐड करी जा रहे हैं, NaOH ऐड करने से क्या होगा? OH नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ मिलकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, हम बेस ऐड कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी। अगर H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी इसका मतलब क्या है? pH इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, जो pH होती है वो किसकी इक्वल होती है? माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन, ओके। H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, मीन्स pH डिक्रीज हो रही है। अगर pH H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज, सो pH क्या हो रही है? इंक्रीज। अगर pH इंक्रीज होगी मीन्स जो हमारा E है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, ओके। ये क्या है हमारे पास? EMF, ई कैलोमल प्लस 0.0591 pH। सो अगर आपने ये सारा कुछ मतलब आपने यही इक्वेशन याद रख ली तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, ओके। अगर पेपर में आपके पास आ गया pH दी हुई है, आपने इसकी EMF निकालनी है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, ओके। ये जो स्टैंडर्ड होता है ई नोट हमारे पास कैलोमल का होता है, वो होता है ई नोट कैलोमल 0.242, ओके 0.242। सो ये आपको पता ही होगा, आप pH की वैल्यू पुट करके सीधा EMF निकाल सकते हो, ओके। सो ये था हमारा, अगर हम ये कर रहे हैं, ओके, मतलब एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कर रहे हैं, इसमें आप ये कर सकते हो। सपोज हमारे पास है HCl हमने लिया हुआ है 0.1 मोलर, ओके। अगर सपोज हम HCl ले लेते हैं 0.1 मोलर, 0.1 मोलर HCl है हमारे पास, और NaOH भी हम कितना डाल रहे हैं? 0.1 मोलर, ओके। ये जो हमने 0.1 मोलर HCl लिया हुआ है ये हमने 40 ml लिया हुआ है, ओके। और जो हम ये ऐड कर रहे हैं 0.1 मोलर NaOH ऐड कर रहे हैं, ओके। आपने EMF पता करनी है, आपने क्या पता करना है? EMF पता करनी है। कब पता करनी है? जब आपने 30 ml when 30 ml of 0.1 मोलर NaOH is added, ओके। आपने क्या किया? 0.1 मोलर NaOH ऐड कर दिया, कितना? 30 ml, फाइंड EMF, ओके। अब देखो क्या करना है, हमें पता है कि हमारे पास हो क्या रहा है, जो H पॉजिटिव है वो OH नेगेटिव के साथ मिलकर वाटर बना रहे हैं, ओके। बीकर में हमारे पास यही रिएक्शन हो रही है। सो अगर हम H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन लिखें यहाँ पे, H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन लिखें यहाँ पे, तो कितनी है? ये देखो 0.1 मोलर मीन्स मोलर का मतलब क्या होता है? मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? कि नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, ओके, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। सो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, ओके। अगर हम इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, 40 ml से मल्टीप्लाई कर दें, ओके, तो हमारे पास आ क्या जाएगा? हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, मिली मोल्स में आ जाएंगे, ओके, मिली में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लीटर है, यहाँ पे मिली लीटर है। सो अगर आप कैलकुलेट करो 0.1 इंटू 44, सो मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या है? 4 मिली मोल्स हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है? 4 मिली मोल्स हैं। अगर हम अगर हम 0.1 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 3 मिली मोल्स। 3 मिली मोल्स NaOH के ऐड कर दें, मीन्स हमने NaOH के कितने ऐड कर दिए? 3 मिली मोल्स, ओके। सो 3 मिली मोल्स तो H पॉजिटिव के गायब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमने 3 मिली मोल्स इसके ऐड कर दिए, वाटर बन गया वो। तो रह कितने गई? 1 मिली मोल, ओके। प्लीज़ ध्यान से समझो, जब हमने 30 ml NaOH का ऐड कर दिया, सो मीन्स कितने मिली मोल्स ऐड कर दिए? 3 मिली मोल्स ऐड कर दिए। वो 3 मिली मोल्स तो H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर गए, सो H पॉजिटिव 3 मिली मोल्स रिएक्ट कर गया, रह कितना गया? 1 मिली मोल, ओके। सो हमारे पास जो H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है, मीन्स कितने मोल्स बचे हैं? 1 मिली मोल बचे हैं, ओके। सो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन निकालें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, वो कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स हैं हमारे पास? 1, ओके, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, 1 मिली मोल है ये, ओके, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम देखो हमारे पास कितना हो गया? 40 ml तो ये था, 30 ml हमने ऊपर से ऐड कर दिया, टोटल कितना हो गया? 70 ml, ओके, 70 ml, ओके। आप इसको लीटर में कन्वर्ट कर लो, इसको मोल में कन्वर्ट कर लो, वैसे मिली के साथ मिली कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या? कि जो H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, जितनी भी आएगी, ये H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। सो हमने अगर pH निकालनी है तो pH निकाल लेंगे, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन,
ओके। अगर आप पीएच निकालोगे तो अब वो आपके पास आ जाएगी 1.84, आप निकाल के देख लेना। जो आपके पास पीएच आ जाएगी ना वो 1.84 आ जाएगी। सो पीएच पता लगी तो आप जो ईएमएफ है वो निकाल ही सकते हो। ई किसके इक्वल आ गया, ई कैलोमल हमें पता ही है कितना है 0.242 प्लस 0.0591 इंटू पी एच प्लस 0.0591 इंटू पी एच। यहाँ पर आप पी एच की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास ईएमएफ आ जाएगी। ओके, सो आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको पता है कि आपके पास HCl के कितने मिलीमोल्स हैं, मीन्स H पॉजिटिव के कितने हैं, और ऊपर से आपने OH नेगेटिव कितना ऐड कर दिया, तो जितना ऐड किया है उतने से रिएक्ट कर जाएगा H पॉजिटिव। बाकी जो H पॉजिटिव बचेगा उससे आप H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लोगे। अगर कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई, मीन्स पीएच पता चल गई, पीएच पता चल गई, तो हम वैल्यू पुट करके ईएमएफ निकाल सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन। ओके यस फ्रेंड्स, अब हम कर रहे हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन। ओके, रिडॉक्स टाइट्रेशन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ओके, हमारे पास ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ओके, ये देखो हमने क्या लिया हुआ है, Fe2 पॉजिटिव का सोल्यूशन लिया हुआ है बीकर में, और हम ऊपर से ऐड करी जा रहे हैं Cerium+4 का सोल्यूशन। ओके, सो होगा क्या कि Fe+2 Fe+3 में चेंज हो रहा है। ये क्या है, रिवर्सिबल होती है। ओके, Fe+2 Fe+3 में चेंज हो रहा है, Fe+3 Fe+2 में चेंज हो रहा है, और Cerium+4 कहाँ पे आ रहा है, Cerium+3। ओके, सो हमारे पास ये रिएक्शन हो रही है। हमने निकालना है कि हम ईएमएफ कैसे निकाल सकते हैं, बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट, आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट एंड एट इक्विवेलेंस पॉइंट। ओके, सो देखो जब हमारे पास इक्विवेलेंस पॉइंट अभी नहीं आया, बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट, हम क्या है Cerium+4 ऐड करी जा रहे हैं। Cerium+4 ऐड कर रहे हैं, वो Cerium+4 सारा Fe+2 के साथ रिएक्ट करके Fe+3 में चेंज हो रहा है। मीन Cerium+4 अभी बिकर में तो है ही नहीं, बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट Cerium+4 बिकर में तो है ही नहीं, वो तो सारा Cerium+4 Fe+2 के साथ रिएक्ट होकर Fe+2 को Fe+3 में चेंज कर रहा है। ओके, सो बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट हमारे पास क्या होगा, अगर हम देखें बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट, बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट जो हमारे पास Cerium+4 एंड Cerium+3 है वो तो बिकर में है ही नहीं। हमारे पास है क्या, Fe+3 है, Fe+2 है। ओके, सो अब आप देखो आप कि इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो आपको ये गिवन है। स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड का, सैचुरेटेड कैमल इलेक्ट्रोड का 0.242, Fe+3 से Fe+2, Cerium+4 से Cerium+3। अगर हम इन दोनों में से देखें तो हमारे पास Fe+3 से Fe+2 का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, 0.77, क्योंकि स्टैंडर्ड कैलोमल का 0.242 है। सो हमारे पास जो अब कैथोड पे लेंगे, वो क्या लेंगे, हम ये वाला सेल लेंगे कैथोड पे। ओके, एनोड पे क्या लेंगे हम, E0SCE, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, ये रिड्यूस होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा। ओके, सो आप देखो अगर हमारे पास रिएक्शन है Fe+3 से Fe+2, Fe+3 से Fe+2। ओके, अब हमने इसका क्या निकालना है, ई निकालना है, ई सेल निकालना है। तो ई सेल किसके इक्वल होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ओके, कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे ये सारा कुछ हो रहा है, कैथोड पे हमारे पास ये हो रहा है। ओके, सो कैथोड पे हमारे पास रिएक्शन क्या बन जाएगी, अगर हम निकालें E0 Fe+3 से Fe+2 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 1, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है, लॉग ऑफ Fe+2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई Fe+3 की कंसंट्रेशन। ओके, सो माइनस E0 SCE, कैलोमल इलेक्ट्रोड का तो हमें पता ही है ना, जो हमारे पास ई होता है, ईएमएफ होती है, वो E0 की इक्वली होती है, क्योंकि हम सैचुरेटेड ले रहे हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन ले रहे हैं। तो E0 हमारे पास Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी, लॉग ऑफ Cl नेगेटिव 0 हो जाएगा, सेकंड टर्म 0 हो जाएगी। सो हमारे पास जो E होता है, ई ऑफ सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड वो किसकी इक्वल होता है, E0 की इक्वली होता है। ओके, जो हमारे पास क्या है 0.242। अब देखो ये है हमारे पास बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट, Fe2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ऊपर आ रही है, Fe3 पॉजिटिव की नीचे आ रही है। अगर आपको इन दोनों की कंसंट्रेशन पता है तो आप आसानी से ई सेल निकाल सकते हो। ओके, बिकॉज आपको ये भी पता है कितना है 0.77, ये आपको गिवन होगी, ये भी आपको पता ही है 0.242। ओके, सो ई सेल आप निकाल सकते हो बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट। ये आप हमेशा मतलब कि याद रखना, ये आप समझ लो भी, बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट हमारे पास जो होगा सिर्फ और सिर्फ यही रिएक्शन हो रही है।
क्योंकि बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट बीकर में हमारे पास सीरियम है ही नहीं, जो Cm+4 हम डाल रहे हैं वो Fe+2 को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ओके, सो बीकर में हमारे पास Cm+4 तो है ही नहीं। आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा, ये है बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट। आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा, आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट हमारे पास जो रिएक्शन हो रही है वो कौन सी होगी रिएक्शन। अब आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट की अगर हम बात करें, हमारा जो Fe+2 है सोल्यूशन वो ख़त्म हो गया बीकर में, क्योंकि इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट वो होता है जब हमारा जो हम रिएक्टेंट ले रहे हैं, ओके, जो भी हम बीकर में ले रहे हैं, टाइट्रेट ले रहे हैं, वो क्या ख़त्म हो गया, पूरा का पूरा रिएक्ट हो गया, उसके बाद फिर भी हम टाइट्रेंट ऐड कर ही जा रहे हैं, वो केस हो जाता है आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट का। ओके, सो हमारा Fe+2 ख़त्म हो गया पूरा का पूरा। अब हम क्या करें, फिर भी हम डाल ही जा रहे हैं, फिर भी हम क्या Ce+4 डाल ही जा रहे हैं, तो हमारे पास जो बीकर में अब क्या होगा, Ce+4 किस में चेंज होता रहेगा, Ce+3 में। ओके, सो अब जो हमारे पास रिएक्शन होगी वो क्या होगी, Cm+4 Cm+3 प्लस इलेक्ट्रॉन से हमारे पास क्या हो जाएगा, Cm+3, Ce+4 से Ce+3 बन रहा है। ओके, इसका भी जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, सो ये वाली रिएक्शन कहाँ पे होगी, कैथोड पे होगी। ओके, एनोड पे क्या होगा हमारा स्टैंडर्ड कैलोमर इलेक्ट्रोड। सो अगर हम इसका ई सेल निकालें, ई सेल वो किसके इक्वल होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड पे क्या हो रहा है हमारे पास, कैथोड का अगर हम निकालें ई नोट Ce+4 से Ce+3 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 1 लॉग ऑफ Cm+3 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई Cm+4 की कॉन्सेंट्रेशन। ओके, माइनस ई नोट SCE। ये हमारे पास क्या हो गया, आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट आप निकाल सकते हो अगर आपको Cm+3 की कॉन्सेंट्रेशन भी पता है, Cm+4 की कॉन्सेंट्रेशन भी पता है। ओके, सो अब हम बात कर रहे हैं एट इक्विवेलेंस पॉइंट की। ओके, सो ये प्लीज़ ध्यान से समझ लो, बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट कौन सी रिएक्शन हो रही है, Fe+, बीकर में क्या हो रहा है हमारे पास, बीकर में देखने बीकर में क्या हो रहा है, Fe+3 Fe+2 में चेंज हो रहा है। आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट क्या हो रहा है, Cm+4 Cm+3 में चेंज हो रहा है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं एट इक्विवेलेंस पॉइंट की। यस, इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होता है कि हमारे पास ये जो रिएक्शन है ना, ये हमें पता है कि ये क्या है, रिवर्सिबल है। ओके, सो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे मेनली हमारे पास क्या होता है कि जो हम ले रहे हैं, सपोज ये भी हमने 10 लिया था, ये भी हमने 10 लिया था, 10 मोल्स लिए थे दोनों के। सो हमारे पास क्या होगा, इसके 10 मोल्स बन जाएंगे, इक्विवेलेंस पॉइंट पे इसके भी 10 मोल्स बन जाएंगे। हम क्या बोल देते हैं कि ये दोनों ख़त्म हो गई और हमारे पास ये बन गया, बट ये जो रिएक्शन है ना ये रिवर्सिबल है। ओके, अगर हम ये 10 ले रहे हैं, ये 10 ले रहे हैं और हम इनको बाद में ख़त्म करके ये 10 बना रहे हैं, तो ये गलत है। थोड़ा बहुत हमारे पास क्या है कि हमें ये भी मिलता रहेगा। ओके, सो अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं इसको 10 - x, इसको 10 - x, तो इसको x एंड इसको x। ओके, सो थोड़ा बहुत हमारे पास क्या है, इधर जा रहा है। सो ये जो x होता है ना, वेरी वेरी स्मॉल। ओके, सो हम इस x को एग्जैक्टली डिटर्मिन नहीं कर सकते। ओके, सो अगर हम देखें इक्विवेलेंस पॉइंट पे हमारे पास दोनों रिएक्शंस हो रही हैं, Fe+3 से Fe+2 वाली भी हो रही है, Cm+4 से Cm+3 वाली रिएक्शन भी हो रही है। पहले तो हम क्या ले रहे थे, एक एक रिएक्शन ले रहे थे ना, अब क्या हो रही है, हमारे पास दोनों रिएक्शंस हो रही हैं। दोनों रिएक्शन से जो EMF आएगा ना, आप इंडिविजुअली भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, जो भी हमारे पास इक्विवेलेंस पॉइंट पे हमारे पास EMF आएगा वो इंडिविजुअली भी कैलकुलेट कर सकते हो आप। जैसे देखो हमारे पास सपोज ये वाली रिएक्शन हो रही है, Fe+3 से Fe+2 बन रहा है, इसको आप फर्स्ट कह दो, फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, इसके लिए हमने जो EMF है वो निकाल ही लिया था। इसके लिए जो हमारे पास E इक्विवेलेंट होगा, मीन्स इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो हमारे पास EMF होगी वो कितनी होगी, इसको हम E1 डिनोट करते हैं क्योंकि हमने इसको फर्स्ट रिएक्शन माना है ना, E1। सो इसको हमने E1 माना है, तो ये क्या हो जाएगा अगर हम निकालें E नोट Fe+3 से Fe+2 माइनस 0.059 वाला है ना। अगर मैं यहाँ पे प्लस लिख रही हूँ तो 0.0591 डिवाइडेड बाई 1 लॉग ऑफ Fe+3 डिवाइडेड बाई Fe+2। ओके, मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस कर लिया और ऊपर मैंने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लिख ली। ओके, सिमिलरली अगर आप ले रहे हो Cm+4 से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cm+3 बन रहा है, इसको आप सेकेंड रिएक्शन मान लो, तो हमारा E2 क्या आ जाएगा, जो भी हमारे पास क्या होगा, E नोट Cm+4 से Cm+3 प्लस 0.0591 डिवाइडेड बाई 1 लॉग ऑफ Cm+4
सीरियम प्लस 3। ओके, सो ये हमारे पास आ गया E1, ये E2 आ गया। अब आपको इक्विवेलेंस पॉइंट पे ये नहीं पता होता कि आपके पास Fe+2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, Ce+4 की कितनी, इनकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता होती बिकॉज आपको x की वैल्यू नहीं पता होती। सो हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को इस हिसाब से ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है कि आपके पास जो Fe+3 की कॉन्सेंट्रेशन है वो कैंसिल हो जाए, सारी कॉन्सेंट्रेशन आपके पास कैंसिल हो जाए, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन वाली जो टर्म है ना वही कैंसिल हो जाए। ओके, सो अगर आप देखो यहाँ पे कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे होता क्या है, जो भी हमारा Fe+2 की कॉन्सेंट्रेशन है वही किसकी होगी, Ce+4 की होगी, क्योंकि दोनों के सेम मोल्स ले रहे हैं हम। क्यों, इसका भी अगर 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, इसका 1 मोल बन रहा है, इसका भी 1 मोल बन रहा है। ओके, सो मीन्स इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगी, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगी। सो हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे पास Fe+2 की कॉन्सेंट्रेशन है वो किसकी इक्वल है, Cerium+4 की कॉन्सेंट्रेशन, एंड Fe+3 की कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल है, Cerium+3 की कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो तो आपके पास ई इक्विवेलेंस किसके इक्वल आ जाएगा। अगर आप मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट पे हम इसकी देख रहे हैं EMF। ओके, ये आप ये मत देखना कि हम EMF निकाल रहे हैं, EMF तो क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ओके, हम निकाल क्या रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ यही सेल ले रहे हैं हम अभी स्टैंडर्ड जो सैचुरेटेड कैलोमल है उसमें से तो माइनस ही नहीं कर रहे। ओके, सो हमने क्या लेना है, ई इक्विवेलेंस किसके इक्वल आ जाएगा अगर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। इसको आप E01 लिख सकते हो, इसको E02 लिख सकते हो। ओके, E01 प्लस E02, ओके, प्लस 0.0591 कॉमन आ जाएगा, log ऑफ log A प्लस log B, log A प्लस log B किसके इक्वल होता है, log A इंटू log A इंटू B। ओके, सो log A इंटू B मीन्स Fe+3 डिवाइडेड बाई Fe+2 इंटू Cerium+4 डिवाइडेड बाई Cerium+3। सो ये हमने देख ही लिया, Cerium+3 की किसके इक्वल है, Fe+3 के Fe+4 की किसके इक्वल है, Fe+2 की किसके इक्वल है, Cerium+4। ओके, सो log हमारे पास क्या गया 1, log 1 0 होता है। मीन्स अगर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, अगर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे ई इक्विवेलेंस भी कितने आ जाएंगे 2। मीन्स ये भी हमारे पास क्या है, ई इक्विवेलेंस है, ये भी हमारे पास क्या है, ई इक्विवेलेंस है। ये दोनों हम क्या निकाल रहे हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट पे EMF निकाल रहे हैं। एक बार ये रिएक्शन ले रहे हैं, एक बार ये रिएक्शन ले रहे हैं। ओके, सो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इक्विवेलेंस 2 ई इक्विवेलेंस। सो अगर हमने ई इक्विवेलेंस निकालनी है, इक्विवेलेंस पॉइंट पे हमारे पास ई किसकी इक्वल आ जाएगी, E01 प्लस E02 डिवाइडेड बाई 2। ये प्लीज़ याद रखना बिकॉज पेपर में ये सारा कुछ करना मुश्किल होता है। ओके, आप सीधा ही ई इक्विवेलेंस निकाल सकते हो, E01 प्लस E02 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर आपने निकालना है ई सेल, ई सेल, ई सेल, ई सेल किसके इक्वल होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ओके, कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे हमारे पास ई किसके इक्वल आ रहा है, कैथोड पे ई हमारा ये है। ओके, सो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, E10 E20 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ई ए, एनोड पे हमारे पास क्या है, ESHE SCE स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड। ओके, सो हमारे पास जो ई सेल है वो किसके इक्वल आ जाएगा, E10 माइनस E20 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ESE। ओके, सो ये प्लीज़ आपने मतलब कि ध्यान में रखना है, ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, ये तो मैंने ये समझाने के लिए किया है। ओके, आपने जस्ट ई इक्विवेलेंस का याद रखना है, इक्विवेलेंस किसके इक्वल होता है, और जो हमारे पास EMF आएगी, सेल की EMF आएगी, ये किसके इक्वल होती है, E10 प्लस E20 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ESE। ओके, सो अब मैं एक न्यूमेरिकल दे रही हूँ आपको करने के लिए। बेसिकली इसमें पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में होता क्या है, आपने अब तक जो क्वेश्चंस आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्राफ से रिलेटेड ही आए हैं, ये भी आ सकता है। सो प्लीज़ ये भी मत छोड़ के जाना, बिकॉज जो भी चैप्टर कर रहे हो ना वो ध्यान से कर लो, वो अच्छे से कर लो, बेशक कम कर लो लेकिन जो कर रहे हो वो चैप्टर पूरा कर लो। ऐसा हुआ सपोज आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सारा कर लिया, ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने सारा कर लिया बट आपने यही टॉपिक छोड़ दिया, सपोज आपने पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन ही छोड़ दिया और पेपर में इसी का ही क्वेश्चन आ गया, तो फिर क्या करोगे, जो सारा किया था वो भी वेस्ट हो गया। सो इससे अच्छा जो भी चैप्टर कर रहे हो वो पूरा कर लो, बेशक चैप्टर्स कम कर लो लेकिन जो कर रहे हो वो कंप्लीट करो। ओके, सो ये हमारे पास क्या था, हमने रिडॉक्स टाइट्रेशन का देखा कि हमने मतलब ई इक्विवेलेंस कैसे निकाल सकते हैं, EMF कैसे निकाल सकते हैं, बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट, आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट एंड एट इक्विवेलेंस पॉइंट।
ओके, अब मैं आपको एज अ होमवर्क एक न्यूमेरिकल दे रही हूँ, उस न्यूमेरिकल का आपको मुझे बताना है बिफोर टाइट्रेशन ईएमएफ की वैल्यू कितनी आएगी, आफ्टर टाइट्रेशन कितनी आएगी, मीन्स आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट एंड बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट, एंड ऑल्सो एट, हमें क्या बताना है, एट इक्विवेलेंस पॉइंट। ओके यस, देखो आपके पास क्वेश्चन क्या है कि हमने 0.1 मोलर सीरियम +4 का सोल्यूशन लिया हुआ है और हमने 0.1 मोलर Fe+2 का सोल्यूशन लिया हुआ है। जो Fe+2 का सोल्यूशन है वो हमने 30 ml लिया है। ओके, Fe+2 का सोल्यूशन 30 ml लिया हुआ है। अब आपने बताना क्या है कि जब हम 25 ml ऐड कर रहे हैं, सीरियम +4 का 25 ml ऐड कर दिया, तब आपके पास EMF क्या आएगी, 30 ml ऐड कर दिया तब EMF क्या आएगी, एंड 35 ml ऐड कर दिया तब EMF क्या आएगी। ओके, ये आपने कैलकुलेट करना है। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ। जैसे हमारे पास होता क्या है, Fe+2 सीरियम +4 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, Fe+3 एंड सीरियम +3। ओके, जब देखो आपके पास Fe+2 0.1 मोलर लिया हुआ है, 30 ml लिया हुआ है, सो मीन्स कितने मिलीमोल्स लिए हुए हैं, 3 मिलीमोल्स। ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 मिलीमोल्स लिए हुए हैं हमने Fe+2 के इनिशियली। ओके, सो अगर आपने क्या किया, 25 ml ऐड कर दिया, 25 ml किसका ऐड कर दिया, सीरियम +4 का। सीरियम +4 का 25 ml का मतलब, 25 ml का मतलब क्या है, हमने 0.1 मोलर लिया हुआ है, मीन्स 2.5 मिलीमोल्स। ओके, सो जब आपने इसके 2.5 मिलीमोल्स ऐड कर दिए, मीन्स 2.5 मिलीमोल्स Fe+2 के रिएक्ट हो गए, किस में चेंज हो गया, Fe+3 में। तो ये कितना बच गया, ये कितना बच गया अब, 0.5। ओके, ऐसे आपने कंसंट्रेशन निकालनी है, तो ये मैं आपको बता रही हूँ। ओके, सो ये हमारे पास 0.5 बच गया। ये कितना बना है, Fe+3 कितना बना है, 2.5। ओके, सो ये किसका हमारे पास कौन सा केस आ गया, बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट वाला केस आ गया ना, क्योंकि जो हम ऐड कर रहे हैं अभी ये पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ, Fe+2 पूरी तरह ख़त्म नहीं होता। इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद क्या होता है कि जो हमारे पास जो सेल बनता है वो किसका बनता है, सीरियम +4 एंड सीरियम +3 का। जो हमारे पास बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट बनता है वो बनता है Fe+2 Fe+3 का। सो बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट अगर आपने निकालना है तो आपको इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पता होनी चाहिए। अगर आपने आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट निकालना है तो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पता होनी चाहिए। ओके, सो हमें Fe+2 की कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई, Fe+3 की कॉन्सेंट्रेशन भी पता चल गई। ओके, सो अब आप निकाल सकते हो कि हमारे पास क्या बनेगा, EMF कैसे आएगी, EMF किसके इक्वल होता है, E0 Fe+3 से Fe+2 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 1 log ऑफ, यहाँ पे क्या था हमारे पास, हमने क्या लिया हुआ था, प्लस लिया हुआ था। ओके, ये EMF सॉरी यहाँ पे माइनस ही था, log ऑफ Fe+3 की कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट में क्या है, ये रिएक्शन कौन सी होती है, Fe+3 से Fe+2 वाली होती है। Fe+3 से इलेक्ट्रॉन लेके Fe+2 में जा रहा है। ओके, सो ये इसका हमने क्या करना है, log ऑफ Fe+2 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई Fe+3 की कॉन्सेंट्रेशन। ओके, माइनस E ऑफ SCE। ये आपके पास अगर आप कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज पुट कर दोगे आपके पास EMF आ जाएगा। ओके, एट इक्विवेलेंस पॉइंट तो कुछ भी नहीं करना है, एट इक्विवेलेंस पॉइंट तो आपने क्या करना है, E0 1 + E0 2 डिवाइडेड बाई 2, वो आपके पास इक्विवेलेंस आ जाएगा। EMF कैसे निकालोगे, फिर आप क्या करोगे, E कैथोड माइनस E एनोड करके। ओके, आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट यहाँ पे कौन सा सेल बन जाएगा, सीरियम +4 से सीरियम +3। ओके, यहाँ फिर आप 35 ml लेके उसके कॉन्सेंट्रेशन 35 ml के विद रिस्पेक्ट टू आप क्या निकालोगे, सीरियम +4 एंड सीरियम +3 की कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे। ओके, सो ऐसे आपने ये क्वेश्चन करने हैं। हमारा जो आज का था सारा क्या था, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस के बारे में ये था। ओके, ये काफ़ी मतलब कि ना आपको मीन्स एक सारा कुछ आना चाहिए। क्या एनालिटिकल टेक्निक्स हैं जिसकी आजकल डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। ओके, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ओके, सो ये आज तक वैसे क्वेश्चंस आए तो नहीं है ये न्यूमेरिकल्स वाले, बट आ सकते हैं क्योंकि बिल्कुल आसान है। आपको जो एग्ज़ाम में देगा ना, नेट के एग्ज़ाम में देगा, वो कैलकुलेशन बिल्कुल ईजी देगा। या तो ये कट होती होंगी, कैसे भी होती होंगी, वो एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेशन सबसे मतलब कि क्या आएगी, बिल्कुल ही बेकार वाली हमारे पास कैलकुलेशन आती है। आपको कुछ भी करना नहीं होता, आपको बस नेट में होता क्या, आपके पास कंसेप्ट चेक करते हैं कि आपको कितना पता है, वो आपकी कैलकुलेशन नहीं चेक करता। नेट में आपकी कैलकुलेशन चेक नहीं होती। सो ओके, आपको ये सारा कुछ करना आना चाहिए। मीन्स जो भी एंड रिजल्ट्स हैं वो तो टिप्स भी होनी चाहिए, मेथड सबका आना चाहिए। ओके, यस फ्रेंड्स, अब हम इसके बेस्ड क्वेश्चंस देख रहे हैं, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है दिसंबर 2013 में। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में जो एंड पॉइंट है वो हम कैसे डिटर्मिन करते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं, चेंज इन कलर का चेंज देखते हैं,
इंक्रीज इन करंट का तो आता ही नहीं। हम क्या देखते हैं कि जो जब हमारा जो पोटेंशियल है वो इंस्टेंट राइज करते हैं। ओके, सो पोटेंशियल, जंप इन पोटेंशियल, इंक्रीज इन टर्बिडिटी। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जंप इन पोटेंशियल। ओके, सेकंड क्वेश्चन जून 2016 में आया हुआ है। इसमें आपको पूछा गया है कि पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में जो एंड पॉइंट होता है वो कैसे डिटरमिन करते हैं। ओके, इन टर्म्स ऑफ हमें पूछा गया है DE/dV। जैसे हमने दो ग्राफ प्लॉट किए थे, DE/dV का जो ग्राफ था हमारे पास क्या आ रहा था, और D²E/dV², इसका ग्राफ कैसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, और इसका ग्राफ कैसे आ रहा था, ऐसे। ओके, सो इसमें जो एंड पॉइंट था ये यहाँ पे था, इसमें एंड पॉइंट कौन सा था, ये मीन्स जब D²E/dV² 0 था। ओके, बट DE/dV तो मैक्सिमम था ना, मीन्स ये 0 के इक्वल नहीं है, बट ये 0 के इक्वल है। वो क्या होता है हमारे पास, एंड पॉइंट। ओके, सो ये कौन सी ऑप्शन है, ये कौन सी ऑप्शन है हमारे पास, ये बी ऑप्शन। ओके, बी ऑप्शन में क्या है, DE/dV नॉट इक्वल टू 0, ये हमने देख लिया। D²E/dV² 0, सो ये क्या आ गया, D²E/dV² 0। ओके, सो ये दोनों क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। सो आई होप आपको ये मेरा आज वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ये इसका आंसर कमेंट में दे दीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है वो भी कमेंट में पूछ लीजिए, एंड चैनल को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।